नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दोस्तों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर से देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और टारगेट 25 क्वेश्चनों का लेकर चल रहे हैं। यदि दोस्तों आप तैयारी करते हैं तो आपको 25 क्वेश्चन सही करके बताने हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और टारगेट 25 क्वेश्चनों का रखेंगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर से बताना है कि 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका, आपके ऑप्शन है कुबेरांगा, कुमार देवी, प्रभावती या फिर राज्यश्री। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है, प्रभावती। प्रभावती दोस्तों गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। याद रख लेना है ये किसकी बेटी थी? तो चंद्रगुप्त सेकंड की। किसकी दोस्तों? चंद्रगुप्त सेकंड की ये बेटी थी। ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त ने की थी। और चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में क्या पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था। तो चंद्रगुप्त सेकंड आपका राइट हो जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह दोस्तों रुद्रसेन सेकंड, किसके साथ दोस्तों? रुद्रसेन सेकंड के साथ कर दिया था। और रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु के बाद प्रभावती ने दोस्तों राजकाज का काम संभाला था, याद रख लीजिएगा, यानी गद्दी पर बैठी थी, ठीक है। अब मैं बात करूं गुप्त वंश की, तो याद रख लीजिएगा समुद्रगुप्त के बारे में पूछा जाता है कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसके लिए इसकी दोस्तों वीणा बजाते हुए मूर्ति इसके सिक्कों पर दिखाई गई है। अब दूसरा नाम दोस्तों कुमारगुप्त का एग्जाम में पूछा जाता है, कुमारगुप्त। तो याद रख लीजिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। तो ये सब चीजें आपको जरूर से याद रख लेना है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, प्रभावती। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, अहमदनगर। अहमदनगर के राज्य से दोस्तों संबंधित थी। अहमदनगर के शासक की संरक्षिका थी चांद बीबी, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पत्रिका पूछी जाती है, याद रख लीजिएगा दादा भाई नौरोजी की पत्रिका कौन सी है? राफ्त गुफ्तार पत्रिका, ठीक है। और कांग्रेस की बात पूछी जाती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ही थे, ये भी जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज को दोस्तों भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया गया है, याद रख लीजिएगा। इन्होंने दोस्तों टी.एस. त्रिमूर्ति की जगह ली है। किसकी? टी.एस. त्रिमूर्ति की इन्होंने जगह ली है, ये भी जरूर से आपको याद रख लेना है। यदि दोस्तों आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको दोस्तों क्या करना होगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा पढ़िएगा। जीके जीएस जीके कम देखने को मिल रही है, हिस्ट्री के क्वेश्चन कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों जीएस से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा याद कर लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री से एक आधी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक आप तरीका बना के चलिएगा दोस्तों कि हमें बस यही चीज पढ़नी है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। बस दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, और वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान देने का अधिकार किसको है? मृत्यु दंड के मामले में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोस्तों मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान दे सकता है। किसके तहत? तो याद रख लीजिएगा आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 में दोस्तों राष्ट्रपति के क्षमादान का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। इसे दोस्तों नाभिकीय संलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन कहा जाता है। जब दो परस्पर तत्व आपस में संयुक्त होकर एक भारी तत्व का निर्माण कर देते हैं तो उस क्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक परिघटना जो प्रदूषण के कारण हानिकारक बन जाती है वह क्या है? वह क्या है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन राइट हो जाता है सी, पादप ग्रह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस प्रभाव दोस्तों प्राकृतिक परिघटना जो प्रदूषण के कारक हानिकारक बन जाती है। इससे क्या होता है, जो वायुमंडल में जो गैसें उत्पन्न होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी दोस्तों गैसें क्या होती है पृथ्वी की सतह पर जम जाती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों क्या होता है, ये सभी गैसें हानिकारक होती हैं, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्यों में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? किन राज्यों में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, मिजोरम। मिजोरम राज्यों में दोस्तों वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है, याद रख लीजिएगा। यदि परसेंटेज की बात करूं तो याद रख लेना 88.93। कितना दोस्तों? 88.93% दोस्तों मिजोरम में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है, याद जरूर से रख लीजिएगा। यदि एग्जाम में आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं तो सर्वाधिक वन दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, याद जरूर से रख लीजिएगा। प्रतिशत पूछे तो मिजोरम राइट होगा, लेकिन सर्वाधिक वन पूछे तो मध्य प्रदेश राइट होगा। यदि मैं पूरे भारत की बात करूं तो पूरे भारत में लगभग 21.34% है, 21.34% वन पाए जाते हैं पूरे भारत में, याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश भीरुता किसकी कमी के कारण होता है? प्रकाश भीरुता किसकी कमी के कारण होता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाता है ऑप्शन बी, विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी के कारण दोस्तों प्रकाश भीरुता होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम आपको याद रख लेना है, राइबोफ्लेविन। क्या दोस्तों? राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्न में से क्या है? भारत का लिंगानुपात, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है, 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं, जरूर से याद रख लीजिएगा। 943 लिंगानुपात है, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि शीर्ष लिंगानुपात किस राज्य का है तो केरल आपको याद रख लेना है। और न्यूनतम किसका है दोस्तों? तो हरियाणा का है। न्यूनतम लिंगानुपात किसका है? हरियाणा का, याद जरूर से रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपघटकों में शामिल है। अपघटकों में क्या शामिल है? तो दोस्तों यदि वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों डेली आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स और हिंदी के प्रैक्टिस सेट इसी तरीके से मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों हर वीडियो की PDF नोट्स प्रोवाइड करा दी जाती है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं ना दोस्तों तो अभी से आपको तैयारी शुरू कर देनी है CRPF ट्रेडमैन में, याद रख लीजिएगा। अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है तैयारी के लिए, तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करेंगे सिलेक्शन की तरफ उतने ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, याद जरूर से रख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपको हजारों बच्चों से ऊपर लेके जाएगा, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है ताकि अब की बार आपका CRPF ट्रेडमैन में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है, बैक्टीरिया और फंगी दोनों ही दोस्तों अपघटकों में शामिल हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था, यानी कौन सा ब्रिगेडियर शामिल था जलियांवाले बाग हत्याकांड में। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है, जनरल डायर। जनरल डायर दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, इसने गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया था, जिससे काफ़ी लोग मारे गए थे, याद रख लीजिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में। कहाँ पर दोस्तों? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। दोस्तों कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं ये जरूर से याद करके चलिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर से बताना है कि 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए। 25 का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं और दोस्तों आपको 25 से कम क्वेश्चन नहीं करने हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? आपके ऑप्शन है इब्न बतूता, अबुल फजल, बदायूनी या फिर बाबर। ये दोस्तों बदायूनी है, बदायूनी या फिर बाबर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने दांडी मार्च किसके लिए प्रारंभ किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च किसके लिए प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। नमक कर लगाने के प्रति विरोध किया गया था दांडी मार्च के थ्रू, याद रख लीजिएगा। और दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रख लेना आपको 12 मार्च 1930 को। कब दोस्तों? 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा शुरू की गई थी गांधी जी के द्वारा, जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? महमूद गजनवी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। जाटों के विरुद्ध महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था 1027 में। कब दोस्तों? 1027 ईस्वी में। नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था, जरूर से याद रख लीजिएगा। और सबसे फेमस इसका आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर इसने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर के सभी सोना और गहने सबको लूट कर ले गया था, याद रख लेना है। सोमनाथ मंदिर एग्जाम में जरूर से पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा। राज्यसभा के द्वारा दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जाता है। राज्यसभा एक उच्च सदन और स्थायी सदन है, जिसका वर्णन दोस्तों भारत के संविधान के आर्टिकल 80 में दिया गया है, याद रख लीजिएगा। ठीक है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जरूर से याद रख लेना है। कितने अधिकतम सदस्य होते हैं? तो 250 आपको मिल जाएगा या फिर 252 मिल जाएगा। जो भी दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको एग्जाम में मिले वही आपका ठीक हो जाता है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए। किसी भी सरकारी पद पर योग्य नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। ये सभी चीजें आपको याद रख के चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्ट्रल एक शीतल पवन है जो यहाँ की घाटी में चलती है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? रोन घाटी, सीन घाटी, वोल्गा घाटी या फिर राइन घाटी। कौन सी घाटी में मिस्ट्रल शीतल पवन चलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। रोन घाटी में दोस्तों मिस्ट्रल शीतल पवन चलती है, जरूर से याद रख लीजिएगा। यह एक ठंडी हवा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, सेलुलोज। सेलुलोज का प्रयोग दोस्तों रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? करंट अफेयर्स का दोस्तों क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाता है ऑप्शन ए, रामकृष्ण मुक्काविल्ली दोस्तों पहले भारतीय बने
हैं, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, लिसा स्टालेकर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। दोस्तों 20 क्वेश्चनों को हम कवर कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन आपने सही करे हैं एक बार कमेंट करके जरूर से बता दीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? किसने दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है, टी राजा कुमार ने दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? किस संधि से? दोस्तों याद रख लीजिएगा, अब की बार जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, सब में करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछी गई है, स्टैटिक जी के ज़्यादा पूछी गई है। तो स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स आपको जरूर से याद करके चलना है। अभी से याद करते रहेंगे तो क्लियर होता जाएगा, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अभी से आप रूटीन बना लीजिए कि डेली आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पढ़ना ही पढ़ना है। प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी के लिए लेकर आता ही रहता हूँ। प्रैक्टिस सेट आप करते रहेंगे तो आपको सभी चीज़ें कवर भी होती जाएंगी, रिवीजन भी आपका एक तरीके से होता चला जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो जरूर से प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए बताइए, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि से दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, याद रख लीजिएगा। और प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। और कब खत्म हुआ था? 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था। किसके साथ? वर्साई की संधि के साथ, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने तुजु के बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? बाबर दोस्तों कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था। 1526 ईस्वी में दोस्तों इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। पानीपत का युद्ध जीता था। किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ, और जिसमें इसकी जीत हुई थी। ठीक है, तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, याद रख लीजिएगा। और इसने दोस्तों तुजु के बाबरी नामक अपना संस्मरण तुर्की भाषा में लिखा था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। 1507 ईस्वी में दोस्तों इसने क्या किया था? बादशाह की उपाधि धारण की थी। ये भी आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है ना। और दोस्तों पानीपत के युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने ही किया था, जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में दोस्तों सदर दीवानी अदालत की स्थापना की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत दोस्तों बंगाल के जो गवर्नर था उसे, जो जनरल था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया था, याद रख लीजिएगा। और बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। यह भी जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है, 2 बार। शिवाजी ने सूरत को दोस्तों 2 बार लूटा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाता है, गुजरात। गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। यदि मैं बात करूं कितनी है, तो 1614 किलोमीटर, याद रख लीजिएगा। और सबसे कम किसकी है? तो गोवा की है। सबसे कम तटरेखा गोवा की है, 102 किलोमीटर। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अभी हाल ही में ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, जरूर से याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीज वितरण के लिए दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्या दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है बीज वितरण के लिए? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, झारखंड। झारखंड दोस्तों बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। टॉप 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चनों को सही कर पाए हैं ये जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो एक बार कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी परेशानी खत्म करने की, तो जरूर से एक बार कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा सभी वीडियो की पीडीएफ नोट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।